गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं, जहां पर हम यूनिट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की दो वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, जो प्लेलिस्ट में ऐड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सबसे पहली यूनिट में आप अगर देखेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर अप किया था। फिर उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कॉम्पटन इफेक्ट और थर्ड वीडियो भी आपकी अवेलेबल है, जिसमें हमने श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को कवर अप कर लिया था। तो आज जो श्रोडिंगर की सेकंड है इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, वो हम देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ प्रीवियस वीडियो से। ठीक है, तो उसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहले कहाँ से आई, थोड़ा सा मैं आपको ये रिकॉल कर लेता हूँ। एक डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। एक मिनट, थिकनेस बहुत कम हो रही है, इसको बढ़ा लेते हैं। डी ब्रोगली जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, उसमें डी ब्रोगली ने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है किसी वेलोसिटी से, माना हमने v है और उस पार्टिकल का कोई मास भी होगा m, तो अगर किसी m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव। और उन्होंने उस वेव की वेवलेंथ भी फाइंड आउट की, दैट्स द लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, या फिर हम बोलें h अपॉन एम वी। तो यहां से आपकी मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आता है डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब जब मैटर वेव है तो इस वेव को डिफाइन करने के लिए कोई इक्वेशन भी होनी चाहिए। इस इक्वेशन को डिफाइन किया श्रोडिंगर ने, जो कहलाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो टाइप की हैं। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी टाइम इंडिपेंडेंट है और दूसरी है टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये दो वेव इक्वेशंस है श्रोडिंगर की, जो किसको डिफाइन करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैटर वेव को। और मैटर वेव क्या है, जो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होकर चलती है। इज दैट क्लियर? तो टाइम इंडिपेंडेंट का हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज हम टाइम डिपेंडेंट कवर अप करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। is a mathematical expression describing the energy and position of the electron in space and time। यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमने पार्टिकल की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर किया, यहां पर जो हमने लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को डिस्क्राइब करता है स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द मैटर वेव, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसके साथ जो वेव एसोसिएट होकर चलेगी, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, उसके साथ साथ, यानी कि उसमें जो मैटर का प्रॉपर्टी है, उसके साथ साथ एक वेव का नेचर भी होता है। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं अपनी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहां पर लिख के, इन डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, potential is taken, potential is taken as independent of time,
तो इस लाइन से आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा, जो हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम का इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इफ, आगे लिखेंगे इफ however in the system शॉर्ट फॉर्म में मैंने सिस्टम को लिख दिया है, in the system potential energy also does depend on time. The total energy is also time dependent, full stop. Therefore one has to consider time dependent wave function, time dependent wave function and equation will be referred to as time dependent Schrödinger wave equation. फुल स्टॉप। क्लियर है? तो उसके बाद हमने क्या लिखा, स्टार्टिंग में हमने लिखा था अगर आपका जो पोटेंशियल है जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहलाएगी। अगर वहीं पे हम मान लें कि सिस्टम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है टाइम पर, तो टोटल एनर्जी भी डिपेंड करेगी टाइम पर, और जब टोटल एनर्जी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है तो दैट मीन्स जो इक्वेशन होगी वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको जो टाइम इंडिपेंडेंट है और टाइम डिपेंडेंट है उसमें डिफरेंस बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को हमने यहां पर कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर कुछ लिखा हुआ है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट को कंपेयर किया गया है टाइम इंडिपेंडेंट के साथ। जैसे लिखा हुआ है, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ ए सिस्टम चेंज ओवर टाइम। मतलब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी सिस्टम या कोई भी पार्टिकल अपनी चेंज कैसे करता है स्टेट ओवर द टाइम के साथ। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड इट इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट फील्ड ऑफ द फिजिक्स के डिफरेंट फील्ड्स पर इसका यूज किया भी जाता है। ठीक है, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन is used to describe the stationary state of a system। जबकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिफाइन करती है या डिस्क्राइब करती है स्टेशनरी स्टेट, सिस्टम की स्टेशनरी स्टेट को डिफाइन करती है। दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ऑफ्टन यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। यानी कि इसका यूज क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारा यूनिट का भी नाम है
उसमें या एटॉमिक फिजिक्स में हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। At the time, at the same time, the Schrodinger proposed his time independent equation to describe the stationary state, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, comma, he also proposed a time dependent equation to describe how a system change from one state to another। सिस्टम बोल सकते हैं या फिर कोई भी पार्टिकल बोल सकते हैं। हम पार्टिकल की जगह आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे चेंज करता है ओवर द टाइम, वो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट है वो बताएगी। नेक्स्ट, बाय रिप्लेसिंग द एनर्जी E in the Schrodinger equation with a time derivative operator, he generalized his wave equation to determine the time variation of the wave function। यानी कि उसने रिप्लेस कर दिया जो एनर्जी है E विद टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर, यानी कि अब ये जो एनर्जी E है ये टाइम के साथ डिपेंडेंट है। वो जो टाइम वेरिएशन है वो क्या देगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का, वो अब आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे कि दोनों वेव्स या दोनों इक्वेशन क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की। तो उसके लिए लिख लेते हैं हम फॉर सिंप्लिसिटी, comma, the differential equation representing a one dimensional यानी कि 1D wave motion is, हमने मान लिया सिंपलिसिटी के लिए कि आपकी जो वेव है उसका मोशन वन डायरेक्शन में हो रहा है, और वो डायरेक्शन हमने मान ली कि एक्स डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। v जो है यहां पर वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी जब आपकी वेव मूव कर रही है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि v जो है वेव वेलोसिटी है जब आपकी वेव अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर नीचे लिखेंगे हियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है हियर, नीचे लिखेंगे हियर v is independent of character of wave and depends only upon the properties of the medium the general solution of equation
फर्स्ट इज गिवन एज, यानी कि जो v है ये इंडिपेंडेंट है ना। तो ये जो पहली इक्वेशन है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो देन यू कैन गेट y इक्वल्स टू a e की पावर माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस x अपॉन v। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, आपको डायरेक्टली ये टर्म याद रखनी है, जहां पर a क्या है, एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड है, वेव का, यानी कि कांस्टेंट है एक तरीके से ये आपका। ठीक है, और ओमेगा आपको पता ही है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, वेलोसिटी या एंगुलर फंक्शन जो कांस्टेंट है एक तरीके से। फिर नीचे लिखेंगे सिंस, एक मिनट, सिंस द वेव इक्विवेलेंट टू ए फ्री पार्टिकल, moving along positive x direction may be expressed by a corresponding function as psi, हमने फंक्शन लिया था ना, वेव फंक्शन psi, एक्स एक्सेस पे मूवमेंट है तो x, और t आपका हो जाएगा टाइम का वेरिएबल, a e की पावर माइनस आई ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। यानी कि जो हमारा ये सॉल्यूशन आया था, इसको हमने किस रेस्पेक्ट में लिख लिया, जो हमारी मैटर वेव है उसके वेव फंक्शन साई की फॉर्म में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है पार्टिकल, टाइम के साथ वेरिएबल है तो एक्स टी, यानी कि टाइम डेरिवेटिव है, तो एक्स कॉमा टी हमने दो इसके पार्टिकल ले ली, वो सॉरी पार्टिकल नहीं, कांस्टेंट ले लिए, वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। ठीक है, एंड न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों वैल्यूज पुट कर दें यहां पर, देन यू गेट साई x कॉमा टी इक्वल्स टू a e की पावर माइनस 2 पाई, ठीक है, 2 पाई न्यू पुट कर दे, 2 पाई न्यू ब्रैकेट t माइनस x अपॉन v की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, तो v की वैल्यू न्यू लैम्डा, ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट a इंटू ई की पावर माइनस 2 पाई, न्यू की मल्टीप्लाई आप अगर अंदर कर दें तो ये हो जाएगा न्यू टी माइनस, जब आप इस न्यू की मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी टर्म से, देन न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट एक्स अपॉन लैम्डा। इज दैट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपकी यहां पर ये बन जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, उसके बाद क्या करना है हमको, सिंस वी नो दैट, लिखेंगे यहां पर, एक मिनट,
since we know that E इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू, यानी कि फोटोन की एनर्जी। तो अगर हम यहां से न्यू की वैल्यू निकालें इन द फॉर्म ऑफ ई, तो ई अपॉन एच यहां पर आपको मिल जाएगा, एंड लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, क्योंकि आप मैटर वेव पढ़ रहे हैं। मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला यही है जो डी ब्रोगली ने बताया है। देन ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी अब, साई, यहीं पे लिख देता हूं, साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई, ठीक है, आई 2 पाई ब्रैकेट ई अपॉन एच टी माइनस एक्स पी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एक्स पी अपॉन लैम्डा, पी अपॉन लैम्डा, पी अपॉन, एक मिनट मैं पीछे देख लेता हूँ इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह पर हमने, सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, हाँ मैं यही देख रहा था, यहाँ पर ही एच लिखेंगे बेटा, एच है, एच लैम्डा नहीं हो, क्योंकि हम तो लैम्डा की जगह पर वैल्यू पुट कर दी ना एच अपॉन पी, तो इसको पुट करने के बाद आपको के पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप एच कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, देन यू गेट साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई अपॉन एच, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ई टी माइनस एक्स पी, ठीक है, आपके पास ये टर्म बच जाएगी, ए की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन एच ई टी माइनस एक्स पी। चूंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एच क्रॉस इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देन यू गेट साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, एच क्रॉस हो जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा ई टी माइनस एक्स पी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है आपने आप रिप्लेस कर दी यहां पर, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्वेशन नंबर हम इसको सेकंड पीछे आ गई थी, हम थर्ड इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, नाउ अब हमें क्या चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड with respect, equation third twice with respect to x, x के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे देन यू गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको मिलेगा a इंटू माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट 0 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p ब्रैकेट क्लोज, और इसका आपको होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि आप 2 टाइम्स करेंगे। जब पहले करेंगे, चूंकि डेल अपॉन डेल x अगर है वो आप e की पावर x का कर रहे हैं, तो e की पावर x तो ऐसे ही रहता है, फिर जब आप इस x का करते हैं जो पावर में है e के, उसका हो जाएगा 1, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप यहां पर जब 2 टाइम्स करेंगे तो e की पावर में तो दोनों बार वही आएगा, लेकिन एक बार जब e की पावर का करेंगे तो पहले ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, यहां पर
टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों हैं आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास पी बचेगा यहाँ से। फिर जब दोबारा करेंगे सेम सिचुएशन बनेगी, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बनेगा a इंटू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर बन जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस एक्स पी। ठीक है, तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू भी यहां पर पुट करें, देन यू गेट ए इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगी आपके पास टर्म ब्रैकेट में, और दूसरा इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी। ठीक है, आपके पास ये टर्म बन जाती है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं है, हमें पता है चूंकि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो आई स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया, तो ये पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर माइनस में बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, हमने डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लिया है। अब टी के रेस्पेक्ट में और हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं, देन वी गेट हमें मिलेगा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर जो भी है वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। अब ई की पावर का भी होगा डिफरेंशिएशन, देन यू गेट माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट ई टी में से टी के रेस्पेक्ट में होगा, देन यू गेट ई और पी एक्स वाली टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, वैसे ही हमने वहां पे किया था, यहां पर सिंगल टाइम हो रहा है तो इसलिए यहां पर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देन यू गेट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ए डॉट ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स इंटू यहां पर बचेगा आपके पास माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, देन यू गेट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये वाली जो टर्म है ये वही है, अगर आप ध्यान करें जो हमने पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था, तो कुछ इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिला था जब हमने फाइंड आउट किया था। आपको मैं पीछे की स्लाइड्स पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर है ये इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो इक्वेशन 3 वही है जो हमने पीछे अभी उसकी जगह पर डेल साई पुट किया है, क्योंकि ये साई एक्स और टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने सीधा साई वहीं पे पुट कर दिया। एक्स टी उसके जो कंपोनेंट हैं एक्सिस के वो हमने नहीं लिखे हैं वहां पर। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई से, क्योंकि ये इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग साई एक्स टी है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आपकी यही है। ठीक है, तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। और अब हम ये यहां से अगर ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, देन यू गेट ई इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस अपॉन आई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, एक मिनट, इसका साई और यहां पर मल्टीप्लाई में रहेगा एच साई। ठीक है, नहीं कुछ गलत हो गया, इसको हम कट कर देते हैं, एक मिनट। यहां पर देखिए आप, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो हाँ ई इक्वल्स टू, हमने इसको यहीं पे रखा, ये गया आपका माइनस तो चला ही जाएगा, एच क्रॉस अपॉन, हाँ ये आई साई नीचे आएगा, ठीक है सॉरी, इंटू डेल साई अपॉन डेल टी एज इट इज आपका रहेगा यार। ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं आई की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूं तो एच क्रॉस आई अपॉन आई स्क्वायर साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी आपका यहां पर ये बन जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो ये माइनस माइनस को कट कर देगा। देन फाइनली यू गेट ई इक्वल्स टू एच क्रॉस आई अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। इज दैट क्लियर? फिर लिखेंगे वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो इक्वल टू होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने माना है कैपिटल वी। ठीक है, देन अगर आप m की मल्टीप्लाई ऊपर और m की मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो आपको ने पिछली वीडियो में हमने फाइंड आउट किया, यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन एज दिस प्लस v, और हमने टोटल एनर्जी ई को माना है। ठीक है, तो ई अगर टोटल एनर्जी है तो यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो अब आप यहां पर दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपके पास ई की वैल्यू ये आई, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर हम यहां पर, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं एच क्रॉस आई अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी आपके पास है इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v। ठीक है, यहां पर हमने ये p की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, इस तरीके से हमने फाइंड आउट करके देन यू गेट दिस वन। और हमने उन दोनों एनर्जीज को कंपेयर कर लिया है जो हमने अभी पीछे फाइंड आउट की थी। अगर हम यहां से 1 अपॉन साई को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इधर हमारा साई अपॉन में है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए देन यू गेट माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल साई अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v अपॉन साई। ठीक है, तो ये वाला साई इस वाले साई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू गेट आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन साई। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अरे अरे अरे, ये हमने यहां पर, एक मिनट, हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये बेटा कॉमन लिया है ना, अपॉन में लिया है, तो इसके लिए ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आएगा ये v के साथ साई मल्टीप्लाई में, v के साथ साई मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आपके पास एक टर्म ये आ जाती है। एक मिनट, सॉरी, थोड़े हाथ से ये डिजाइन बहुत अच्छा बन गया है। ठीक है, तो ये आपकी टाइम्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है जो आपकी डिपेंडेंट है। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी। आगे अगर हम इसको पार्टिकल अगर तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रहा है तो उस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, क्योंकि आपको जो प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन पेपर में वो इस तरीके से नहीं मिलेगा, ये एक्स एक्सिस पर है केवल, वो तीनों डायमेंशनल में आपको पूछेगा। ठीक है, तो हम उसके लिए लिख लेते हैं अलोंग ऑल या अलोंग थ्री डायरेक्शन, अलोंग थ्री डायरेक्शंस, देन लिखेंगे हम ये जो टर्म है माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस पर है, फिर सेम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और हम मान लेते हैं लेट जो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर है वो क्या है, इक्वल्स टू है डेल्टा स्क्वायर के। देन यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साई वेव फंक्शन के साथ, क्योंकि ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग एक्स वाई और जेड तीनों की विद रेस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो अगर हम साई यहां से कॉमन लेना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी
आपसे वो किसी भी फॉर्म में प्रूफ करा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम अलग अलग फॉर्म भी लिख देते हैं। अदरवाइज जो ऊपर अभी ये फॉर्म आई आप उस फॉर्म में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वहां पे भी ड्रॉप आउट करेंगे तो देर इज नो प्रॉब्लम। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाली फॉर्म भी सही है, ठीक है, फॉर 3 डायमेंशनल, और अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये भी आपकी सही है। जैसे वो पूछे सिचुएशन देकर कि प्रूफ कीजिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है, तो आपको वहां तक ही प्रूफ करना है। तो ये आपकी 3 डायमेंशनल में आ गई है 3D के लिए, ठीक है। हमने लिया था जब पार्टिकल आपका मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमने टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई थी जब आपका पार्टिकल 1D में आपने कंसिडर किया था मूव कर रहा है। यहां पर जब 3D में करेगा तो हम एक्स वाई जेड तीनों को लेकर चलेंगे और फाइनली यू गेट दिस वन। तो ये आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो पार्ट वो है आपका पोटेंशियल, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, सो इट इज कॉल्ड द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और बता ये टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, तो ये आपकी के पार्टिकल या आपके एटम की पोजीशन को बताता है टाइम के साथ कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्लियर है? तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फाइनली थैंक यू। सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे वाली यूनिट्स की इन फ्यूचर्स आपको वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ये वाली वीडियो अब अवेलेबल है चैनल पर। बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर पूरा सिलेबस कब तक आप कवर करा देंगे, तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। आपके एग्ज़ाम लगभग 20 से स्टार्ट है। अभी एक सर्कुलर भी आया है कल, जिस पहले आपका टेंटेटिव डेट शीट दी हुई थी यूनिवर्सिटी ने, अब वो आपकी फाइनल डेट शीट आ गई है। एग्जाम में कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले थे वही रहते हैं। मैं 99% आपका जो एकेटिव का टाइम टेबल होता है टेंटेटिव, वही आपका फाइनल भी हो जाता है। एक दो पेपर इधर उधर होता है, अदरवाइज कोई चेंज वहाँ पर नहीं होता है। तो 20 तारीख से आपके पेपर्स हैं, तो अभी आपकी जो डेट है उसके हिसाब से 5-6 दिन में आई थिंक मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इम्पोर्टेंट भी नहीं, ज़्यादातर टॉपिक्स की वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए, आपने ट्रस्ट दिखाया है तो इंजीनियर्स गेटवे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, ठीक। तो इसी तरीके से विश्वास बनाए रखिए, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट ही आपकी के हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और बेहतर से बेहतर करने के लिए। हमारी एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं आप लोगों के कमेंट्स, तो वो जरूर आप करते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।